कहानी के सुधी पाठकों को मेरा रमेश चंद मीना का सादर नमस्कार। हंस का दिसंबर 2024 के अंक में एक कहानी जांगिया और जनेऊ कंचन सिंह चौहान की कहानी है, जो कई तरह से सवाल खड़ा करती है। इस कहानी के कटघरे में एकल परिवार सीधे सीधे खड़ा हुआ है। व्रत विमर्श जिसे कहते हैं, उस कड़ी में इस कहानी की महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ में सांप्रदायिक सद्भाव या सांप्रदायिक रंग किस तरह से चढ़ने लगा है समाज में, पारिवारिक भूमिका में परिवार अपने पिता के प्रति कितने वफादार है, कितने ईमानदार है और कितनी भूमिका निभा रहे हैं, ये एक आईना दिखाती हुई कहानी है। 2024 दिसंबर अंक हंस का, ये आप पढ़ सकते हैं। मैं अभी इस कहानी को पढ़ करके समाप्त किया हूँ और मेरे जहन में एक सवाल उठा है कि व्रत विमर्श पर 2014-15 में व्रतों की दुनिया नाम से कुछ कहानियाँ और उपन्यासों का विश्लेषण करने का अवसर मिला। इसके बाद छुट-पुट कुछ कहानियाँ इस तरह की आ रही है और कुछ लेखक, खास करके सूरज सिंह नेगी एडीएम, जिनकी वसीयत नाम से उपन्यास और 2-3 और उपन्यास आए, वो भी वृद्ध जीवन पर ही आधारित है। इस तरह से वृद्धों की दुनिया में कोई 40 कहानियाँ मुझे पत्र पत्रिकाओं में मिली और मैंने उसका विश्लेषण किया। सांझ का सफ़र फिर पुनः आपके सामने होगी। ये कहानी एक तरह से यूँ कहें कि उषा प्रेमवदा की कहानी 1965 में जो लिखी गई थी, वापसी कहानी, जो कि महाविद्यालय विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल है। विद्यार्थी पढ़ते हैं, पाठक वापसी कहानी को ठीक से अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन ये बहुत आगे की कहानियाँ हैं। वापसी कहानी तो एक झलक मात्र है कि एकल परिवार का आगमन हो रहा था, संयुक्त परिवार टूट रहे थे, तब वापसी कहानी एक आहट देती है कि भारतीय सामाजिक संरचना और परिवार का ढांचा संयुक्त परिवार से एकल परिवार में तब्दील अगर होगा, जो कि अमेरिका में हो चुका है लेकिन भारत में अभी शुरुआत है, तब यह सवाल उठाया गया था कि उषा प्रेमवदा की यह कहानी मात्र भारतीय पात्रों के नाम पर है, बाकी परिवेश पाश्चात्य देशों का, यूरोपियन देशों का हो सकता है, भारत का नहीं। वो कहानी तो एक शुरुआती कहानी है। इसके बाद अलग अलग रूपों में व्रत, घर का मुखिया, बेटे बहुओं की निगाह में उस व्यक्ति की, उस शख्स की कितनी इज्जत रह जाती है जो पाल पोस करके बच्चों को बड़ा करता है और वो बच्चे सरेआम अपमान करते हैं और उस अपमान को बर्दाश्त न करने के चलते उन्हें आत्महत्या करनी पड़ जाती है। ये पिछले 2-3 दशकों की ऐसी कड़वी सच्चाई है कि देश के हर महानगर में, हर जिले में वृद्धाश्रम खुलने लगे हैं। बेटे बेटियां अपने वृद्ध माँ बापों को घर में पनाह देना मुनासिब नहीं समझ पा रहे हैं। ये कहानी एक आईना दिखाती है समाज को और आज की पीढ़ी को, जो किस तरह से
अपने दायित्वों से मुंह मोड़ रहे हैं और कहते यह है कि बच्चे बच्चियों पर इन बुजुर्गों का संस्कार अगर पड़ गया तो ये बिगड़ जाएंगे। यही इस कहानी का मूल भाव है। और जो कहें कि कहानी का दूसरा खंड भी चलता है और दूसरा खंड ये दिखाता है, ये कहें कि थिगड़े की तरह कहानी के कथानक में दूसरा खंड जोड़ा गया है, जो इस कहानी की खूबी भी है, विशेषता भी है कि आज की भारतीय सामाजिक संरचना में सांप्रदायिकता किस तरह से बिगड़ रही है, सांप्रदायिक स्वरूप खंडित हो रहा है, किसी भी बात को सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता है। ये कहानी का इस तरह से अंत होता है। कहानी वैसे वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन कहानी वहाँ से भी आरंभ कर देती है। कहानी कुछ यूँ है। कहानी के बुजुर्ग पात्र है रामशंकर मिश्र। रामशंकर मिश्र रिटायर हो चुके हैं। पत्नी कांता, जो बेटे बेटियों की शादी होते होते देहांत हो जाता है। रामशंकर अकेले रह जाते हैं, लेकिन उनके 2 बेटियां और बेटियों के बाद 2 बेटे पैदा होते हैं। बेटियां होने के बाद आसपास का माहौल ये बताता है कि बेटियों के बिना, बेटों के बिना कैसे चलेगा। लेकिन देर सवेर 2 बेटे भी हुए, बहुएं भी आई, बेटियों की शादी हो गई। पढ़ा लिखा नहीं सके, लेकिन पढ़े लिखे सर्विस क्लास को बेटियां ब्याह दी जाती। ये कहानी यहाँ से आरंभ होती है कि बेटे की बहुएं ठीक वैसे जैसे वापसी के गजातर बाबू ये अपेक्षा करते हैं कि जब रिटायर होऊंगा तो घर में अपने परिवार के साथ बड़े प्रेम से रहूँगा। मैं पूरी उम्र 34 साल रेलवे में सर्विस की है, घर, पति पत्नी, बच्चों से दूर रहा हूँ, अब वो सुख मुझे नसीब होगा। वही बात रामशंकर मिश्र कहते हैं कि पत्नी का बिछोह इसलिए कम हो जाएगा, अकेलापन इसलिए दूर हो जाएगा कि बेटे की जो बहुएं हैं, पोते पोती हैं, उनसे मन बहल जाएगा। और ऐसा वो बताते भी हैं कि बेटे उनका बड़ा सम्मान करते हैं, बहुएं भी। लेकिन घटनाक्रम उस दिन का घटनाक्रम यूं घटित होता है कि दोनों बेटों के परिवार का बंटवारा कर दिया जाता है, बीच में एक पर्दी डाल दी जाती है। और कहानी यहाँ से आरंभ होती है कि नल यानी हैंडपंप जो था वो अब नल हो चुका है। नल दाएं और बाएं, एक तरफ दौरानी, दूसरी तरफ जिठानी पानी भरती है, कपड़े धोती है। शुरुआत यहाँ से होती है कि दोनों दैनिक क्रियाकलाप के काम करती है और सीधी निगाह वहाँ पहुँचती है जहाँ पर रामशंकर मिश्र धूप सेक रहे होते हैं। जिठानी कहती है कपड़े धोते हुए कि ये बूढ़ा इसी तरह से बाहर बैठे रहेंगे, आने जाने वाले इनको इसी तरह से देखते रहेंगे, हमारे बेटे बेटी इनके इस तरह से ठहाके लगा करके बातें करते हुए बच्चों पर क्या संस्कार पड़ेगा। और इस बात से, दौरानी की बात से जिठानी भी सहमत होती है और ये प्रस्ताव पास होता है उनमें कि आने दो आज इनके राजकुमारों को। हालांकि राजकुमारों को बात गलत लगेगी, लेकिन हम बच्चों के नाम पर, कि बच्चे अंग्रेजी मीडियम में हमने दाखिला करवाया है, उनमें वो उच्च कुलोत्पन आंग्ल भाषा का संस्कार देना चाहते हैं। और ये देहाती बूढ़े जो नंगे बदन बैठे हैं, पट्टे वाली चड्डी में बैठे हैं, नंगे बदन जनेऊ निकाल करके बैठे हैं, आते जाते लोग देख करके क्या सोचेंगे और हमारे बच्चों पे क्या संस्कार पड़ेंगे।
गजाधर बाबू की तरह रामशंकर मिश्र सोचते हैं कि बच्चे पोते पोती जब इनके पास आते हैं तो उसके पहले ही बहुएं आवाज़ दे करके उन्हें बुला लेती है, यानी बच्चों को इनके पास नहीं आने देती। इससे यह साबित होता है कि अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों पर इन देहाती लोगों का संस्कार न आ जाए। जबकि दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि वो बच्चे, वो वो नई पीढ़ी अगर दादा दादी नाना नानी से कहानियाँ सुनती है तो उनमें सामाजिकता आती है, संस्कार आते हैं। और यहाँ ये बहुएं अंग्रेजियत की इतनी इतनी इस कदर आबद्ध है, यह कहें कि भारतीयता से इस तरह से कटी हुई है कि बड़े बूढ़ों के संस्कारों से दूर रखना चाहती है बच्चों को, और बेटों से कहती है कि आज हम खाना नहीं बनाएंगे। और ये खाने की बात जब आई, उससे पहले गुप्ता जी और रामदीन सविता वहाँ आते हैं और रामशंकर मिश्र के साथ बैठ करके गपियाते हैं। रामदीन सविता साइकिल की दुकान लगाते हैं, लेकिन दुकान चल नहीं रही है। सो वो सरसों का तेल लेकर के कहते हैं कि पंडित जी आज आपकी सेवा करेंगे, आपकी मालिश करेंगे। सो वो बनियान उतार देते हैं, पजामा खोल देते हैं और वो मालिश करने लगते हैं। इस बात का दौरानी जेठानी अपने पतियों को भरती है कि ये देखिए किस तरह के पिता है आपके, कितनी सभ्यता है इनमें, बेटे बेटियों पर क्या संस्कार पड़ेंगे। आती जाती लड़कियां शर्माती है इनको नंगे बदन बैठा हुआ देखकर। और बड़ा बेटा कहता है कि ठीक है, इनको अंदर आने दीजिए, फिर समझाते हैं। बड़ी बहू इस पर भी भड़क जाती है और कहती है कि आपसे कुछ नहीं होने वाला और आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी। खाना से याद आया कि एक महीना छोटी के यहाँ, एक महीना बड़ी के यहाँ खाना खाते हैं जब पत्नी कांता नहीं रह जाती। बच्चों को भी छोटी की तरफ खाना बना, उधर खा लिया। पति पत्नी आज व्रत रहेंगे और पिताजी किधर खाना खाएंगे ये तय नहीं था। छोटी ने खाना बनाया, उनके लिए भी रख दिया, लेकिन लेकर के उनके कमरे में नहीं पहुंचती है। कहती है कि उनको खाने की भूख लगेगी तो यहाँ आकर के ले जाएंगे। ये सुन लेते हैं रामशंकर मिश्र कि खाना नहीं पकेगा, और इससे पहले छोटा आकर के उनको लताड़ देता है, इस तरह से बैठ करके नंगे बदन मालिश करते हुए कि लोग क्या कहेंगे, आप किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, असभ्यता की बातें कर रहे हैं, आपको देख करके हमारे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये बातें सुनकर के रामशंकर मिश्र भौचक रह जाते हैं और अपनी बैठक में बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं। कुछ घड़ी इंतज़ार कर पाते हैं, जब देखते हैं कि खाना नहीं बना और खाना नहीं आ रहा, और अंदर से जो आवाज़ आती है उनसे अपमानित महसूस करते हैं। अंधेरा हो जाता है, कंबल हटाते हैं और धीरे से दरवाज़ा खोलते हैं, बंद करते हैं और बाहर चल देते हैं। बेटे बहू में से में किसी ने भी आकर के उनके खाने की नहीं पूछी। सुबह होती है, दौरानी आकर के देखती है कि आवाज़ नहीं आ रही। सुबह उठते ही वो दैनिक क्रियाकलाप करते थे और नहाना धोना करते थे, वो सब आवाज़ नहीं आ रही। भजन कीर्तन करते थे, वो आवाज़ नहीं आ रही। बड़ी आ जाती है, बड़ी भी देखती है कि चलिए किसी तरह से वे इधर उधर घूमने गए होंगे या सो रहे होंगे या नाराज़ है, वो चाहते हैं कि हम मनाएंगे, हम नहीं मनाने वाले। छोटी कहती है कि वो यहाँ नहीं है, और बाहर देखा, बाहर भी नहीं है। तो कहते हैं कि उनको
नमकीन मीठा खाने का शौक है, सो बाहर खाने निकल गए होंगे। रात खाना नहीं बना, सो भूख लगी होगी तो बाहर चले गए होंगे। बेटे भी आकर के यही बात करते हैं। फिर इतना देखने के बाद कि वो फिर भी दोपहर तक नहीं आए, तो वो कयास लगा लेते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि हो सकता है कि वो बेटी के पास चले गए हों। बेटी का इस तरह का संदेशा आया भी था कि कुछ दिन आकर के हमारे पास भी ठहर लो। और ये भी अंदाज़ा लगा लिया कि वो बेटी के पास गए होंगे और बेटी उनको भर रही होगी कि बेटे आपकी देखभाल किस तरह से करते हैं। वो हमारे खिलाफ बात कर रही होंगी। एक दिन देखते हैं वो कि बेटी दामाद के साथ कार से उतरती है और उस आंगन में पहुंचती है जहां पर पिताजी रहा करते थे। इतने में बहुएं और बेटे भी आ जाते हैं और उनमें बात होती है। तो कहती कि पिताजी तो आपके यहाँ गए थे, या अगर पिताजी मेरे यहाँ गए होते तो मैं यहाँ क्या लेने आती। पिताजी कहाँ हैं? बोला पिताजी को 2 दिन हुए, हमने सोचा आपके यहाँ होंगे, हमने फ़ोन किया तो डिस्चार्ज था। तो बोला वो फ़ोन डिस्चार्ज था तो मुझे फ़ोन लगाया होता। अब दामाद पुलिस थाने में रिपोर्ट करते हैं और रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं, थाने में पहुंचते हैं। एक जगह से खबर लगती है कि एक नदी के किनारे एक लाश मिली है। दामाद बेटों को बिठा करके उस थाने पर पहुंचते हैं और थानेदार बताता है कि 2 दिन तक जब कोई नहीं आया तो लाश को लावारिस समझ करके जला दिया गया। उस जलाने का काम करते हैं एक मुस्लिम नईम खान। थानेदार से बात होती है और थानेदार पूछ लेते हैं कि भाई जिसने ये काम किया है उसका नाम क्या है? नईम खान। ये सुनकर कि उनकी भौहें चढ़ जाती है। थानेदार और बेटों में संवाद होता है। ये बताया जाता है कि नईम खान ने इनकी लाश को जलाया है। वो एक संस्कारी पंडित आध्यात्मिक पुरुष थे, सुबह शाम पाठ करते थे। एक मांसाहारी ने उनका दाह संस्कार किया है। थानेदार साहब, आपने किसको लाश दी थी? वो कहते हैं कि नईम खान अगर मुस्लिम होता है तो दफनाता है और हिंदू होता है तो दाह संस्कार कर देता है। ये नेक काम नईम खान करता है और ये नेक काम करने वाला नईम खान ने को ये दे दिया गया था। इस बात को लेकर के सांप्रदायिक रंग दिया जाता है। कहानी का दूसरा भाग आरंभ होता है। यहाँ पर देखने की और बात करने की विषय ये बनता है कि वो बेटे जो पिताजी का अपमान करते हैं, उन्होंने खाना खाया या नहीं, 2 दिन वो कहाँ रहे इसकी सूचना तक नहीं ली। वो बेटी के यहाँ चले गए ये अंदाज़ा लगा करके बेटी से भी पूछा नहीं जाता। और अब जब लाश मिली है तो लाश किसने जलाई है, सवाल यहाँ आ जाता है। और थाने से लेकर के नईम खान तक बाकायदा सभी को फ़ोन कर दिया जाता है और एक जुलूस निकलता है कि नईम खान को देख लिया जाएगा कि उसने ये काम क्यों कर किया। उनको उनके शरीर पर जनेऊ मिलती है और चड्डा मिलता है। वो चड्डा और जनेऊ थानेदारों को दे देते हैं। तो थानेदार ऊपर फ़ोन लगाता है, मंत्री तक फ़ोन लगाता है कि साहब इसको सांप्रदायिक रंग दे दिया गया है, घटनाक्रम बदल गया है और नईम खान जो नेक काम करता था उस पर चढ़ाई कर दी जाती है। इस तरह से ये देख करके कहानीकारा ने ये दिखाने का प्रयास किया है कि समाज का पारिवारिक ढांचा
कितना बदतर स्थिति में है। एकल परिवार होते होते इस स्थिति में है कि अपने बुजुर्गों का, अपने पालन पोषण करने वाले का देखभाल करना तो दूर, उनको इस तरह से बेसहारा छोड़ दिया जाता है। और इसके बावजूद राजनीति कहाँ की जाती है, इसका दृश्य एक उभर के आता है। मैं उस हिस्से को सुनाता हूँ जब नईम खान पर वो लोग चढ़ाई करते हैं। नईम खान की माँ को घर से बाहर और एक जगह छुपाया जाता है और नईम खान से उसकी माँ कहती है कि बेटा यहाँ से भाग जाओ, अब लोग ये नहीं देखने वाले कि तुम कितना अच्छा काम करते रहे। भीड़ आ रही है, भीड़ ये नहीं जानती, भीड़ को जो कह दिया गया है, जो भर दिया गया है, हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया जाता है। और नईम खान की माँ उससे कहती कि बेटा भाग जा, जब बात ठंडी होगी तो लौट आना। नईम खान कहता है कि भागे उनके बेटे बेटियां जिन्होंने बेटे की खबर तक नहीं ली, और जिसने खबर ली है उसको भगाया जा रहा है। मैं क्यों भागूं? भागे तो वो जिन्होंने अपने होने वाले अपने पिताजी का प्रति जो दायित्व था वो नहीं निभा सके। ये संवाद देखिए किस तरह से होता है। माँ कहती है कि बेटा खबर नईम खान के गांव तक भी पहुंच चुकी है। नईम खान के कुछ दोस्त कार स्टार्ट करके उनके घर के बाहर खड़े हैं। उनके बड़े भाई उन्हें खींचकर कमरे से बाहर ला रहे हैं। उनकी बूढ़ी माँ अपने कमज़ोर हाथों से उन्हें धक्का देकर बाहर निकालने को जोर लगा रही है। सब मिलकर जिद कर रहे हैं कि नईम खान फिलहाल घर छोड़कर भाग जाओ। नईम खान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। हम क्यों घर छोड़े भाई, हमने कोई गलत काम नहीं किया, इंसानियत के लिए करना जरूरी था वो किया है, हम क्यों भागे? भागे वो जिसका बाप 4 दिन से घर से गायब था और उसने खबर तक नहीं ली, जिसके बाप की लाश इतनी सड़ी हुई थी कि हमारे साथ गया ये गुड्डू उल्टियां करने लगा और मुंह पर कपड़ा बांध कर भी नहीं उठ पाया। हम क्यों भागे? हमने उसे सड़ी हुई लाश को अकेले कंधे पर रखकर गाड़ी पर लाद कर पोस्टमार्टम को ले गए। हम नहीं भागेंगे, वो भागे अम्मी जिनकी 20 बाइक और 8 कार जो आज मेरी तरफ दौड़ रही है। उनमें से एक भी अगर 4 दिन पहले दौड़ी होती तो एक बुजुर्ग आदमी को इज्जत के साथ कफन मिला होता। भीड़ नहीं समझती नईम ये बात, उसकी माँ बताती है। उसे जब तक तुम समझाओगे तब तक तुम्हें मिटा चुकी होगी वो भीड़। अभी ये जगह छोड़ो, बाद में देखेंगे। अम्मी गिड़गिड़ाती रहती थी। नईम के सामने माँ गिड़गिड़ाती है कि तू भाग जा, भीड़ ये नहीं समझेगी, तू नहीं समझा पाएगा, तो जब तक उनको समझाएगा वो तब तक तुझे मिटा चुकी होगी। नईम थे कि समझ ही नहीं रहे थे। उधर थाने और नईम खान के घर के बीच एक हुजूम बढ़ता चला जा रहा था। उस अधर्मी की तरफ जिसका नाम नईम खान है, धर्म का परचम लहरा रहा है। छोटे उस परचम की छाया में सुरक्षित और निश्चिंत नईम खान के घर की तरफ बढ़ता जा रहा है। कहानी यहाँ समाप्त होती है। इस तरह से इस कहानी के 2 रूप है। आम कहानियों से अलग हट करके ये कहानी पारिवारिक कहानी बताती है। परिवार के बच्चे बच्चियों, बेटे बेटियों, पोते पोतियों और बुजुर्ग की कहानी कहती है। अक्सर कहानी वहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन जहाँ कहानी खत्म होती है असली कहानी वहाँ से शुरू होती है कि बाप 2 दिन कहाँ रहा, बेटी के यहाँ पहुँचा या नहीं पहुँचा उसकी खबर नहीं ली। बेटी जब वहाँ आती है तब पता चलता है और उनसे जवाब नहीं बनता कि इतने दिन पिता नहीं है तो खबर लें, थाने में रिपोर्ट करें, यह भी नहीं किया। और जब ये पता चल गया तो अब अपने कृत्य को छुपाने के लिए और एक तरह की गंदी राजनीति करने के लिए समाज को एक दिशा में ले जाने के लिए हम क्या सुन रहे हैं?
और किस तरह से समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं, समाज किस दिशा में चला जा रहा है। जिनका दायित्व तो ये समझाना, वो नहीं समझा रहे, बल्कि बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। कहानी का जिस बात से कोई लेना देना नहीं। इस अर्थ में यूँ कहें तो ये कहानी एक तरह से, कहानी का कथानक एक तरह से वो कहानी कहता है जिसकी यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। कहेंगे कि कहानी का एक झोल है, लेकिन नहीं। कहानियाँ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, कहानी का शिल्प और शैली, शिल्प भी बदलता है। कि कहानी उसी तरह से एक ही ढर्रे पर नहीं चलती। कहानी का अंत हो गया, कहानी का जहाँ अंत होता है वहाँ से शुरुआत करते हुए दिखाई देते हैं कि वो परिवार के लोग उस राजनीति के शिकार हो रहे हैं जिसका नहीं होना चाहिए। कोई भी पाठक ये समझ सकता है कि ये जो रंग दिया जा रहा है इससे इस घटनाक्रम का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बात कुछ इसी तरह की इन दिनों हो रही है, लगातार हो रही है, और बात जिधर जानी चाहिए उस तरफ नहीं, उल्टी दिशा में ले ली जाती है। जिस तरह से यहाँ कहानी को रंग दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है, इस तरह से इस कहानी पर और भी कई तरह से बात की जा सकती है। फिलहाल इतना ही कि कहानी दरअसल इस अर्थ में आंखें खोल देने वाली है। इस कहानी का प्रचार प्रसार इसलिए किया जाना चाहिए कि ये समाज को एक तरह से निरूपित करती है, पाठक को एक आईना दिखाती है कि हम राजनीतिक रूप से कितने पंगु हो चुके हैं, हमारी राजनीति किस दिशा में जा रही है, हमें किस ओर ले जा रही है। हम इतने अनपढ़ कुपढ़ तो नहीं है, इतनी अकल हमें होनी चाहिए कि कौन क्या कह रहा है उसमें दिमाग लगाने की जरूरत है। जो तथ्यात्मक बात है उसमें भावना का और सांप्रदायिकता का रंग घोल दिया जाता है, जिसकी कतई जरूरत नहीं है वो जरूरी बना दिया जाता है। ये कहानी यही समझाने का प्रयास करती है, कहानीकार का मकसद भी यही है। इसलिए इस कहानी में ये मोड़ यकायक कहानी का अंत होते होते फिर कहानी शुरू होती है और वो रूप दिखाती है, आईना दिखाती है कि समाज एकल परिवार में बुजुर्गों को कतई जगह नहीं दे रहा है और एक फिजूल की राजनीति में उलझाए जा रहे हैं और लोग उलझते जा रहे हैं, अपना दायित्व पूरा नहीं कर रहे हैं और उस दायित्वहीनता को ढांपने के लिए, ढकने के लिए एक उस छोर पर जिससे यहाँ कोई लेना देना नहीं, जिससे कोई लेना देना नहीं है, उस पर राजनीति चल रही है, एक रंग दिया जा रहा है। धन्यवाद।